नाज़रीन आदाब, यूपी इंतखाबी जंग में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश असेंबली चुनाव में वोट बैंक की सियासत जारी है। खासकर मुस्लिम वोट बैंक के लिए सियासी जमातें नपे तुले अंदाज में मुसलमानों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। साथ ही सियासी जमातों को अब मुसलमानों के मुद्दे भी दिखाई देने लगे हैं। ऐसे में मुसलमानों की बड़ी आबादी कश्मकश में है और अपना रहनुमा तलाश करने में जुटी है। देखना अहम होगा कि इस चुनाव में कौन सी पार्टी मुसलमानों का भरोसा जीत पाती है और उनके मसाइल के हल के लिए कोशिश करती है। देखिए रिपोर्ट। 2017 की मर्दमशुमारी के हिसाब से उत्तर प्रदेश में 19% मुसलमान हैं। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी के मुताबिक यूपी में 144 असेंबली हलके हैं, जिसमें मुसलमानों की घनी आबादी है। 74 असेंबली हलकों में 30% मुसलमान हैं, जबकि 70 हलके ऐसे हैं जहां 20 से 25% मुसलमानों की आबादी है। उत्तर प्रदेश असेंबली चुनाव 2017 में 24 मुस्लिम अरकान ने कामयाबी हासिल की थी। इस लिहाज से उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की सियासी हिस्सेदारी काफी बढ़ जाती है और यही वजह है कि सियासी जमातें मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने में जुटी हुई हैं। अगर कोई मुस्लिम एमएलए हो जाता है, एमपी हो जाता है, तो अपनी कौम के लिए, उसके मफादात के लिए, उसके हक़ के लिए काम करने के बजाय वो अपनी सियासी जमात के लिए काम करता है। यही वजह है कि मुसलमानों में इंतशार है। इस वक्त के सिनेरियो में ज़रूरत इस बात की है कि उन लोगों को वोट दिया जाए जो मिल्ली क़यादत कर रहे हैं, जो मिल्लत के लिए खैर ख्वाह हैं, ख्वाह वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हो। जिस तरह से मगरबी बंगाल में मुसलमानों ने होशमंदी के साथ किसी एक पार्टी को वोट दिया था, उसी तरह से मुसलमान होशमंदी के साथ यूपी और दीगर रियासतों में जहाँ इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं, इसका मुजाहरा करें ताकि एक मिसाल बन जाए और ये जो मुसलमानों के इग्नोरेंस का दौर चल रहा है, ये दौर ख़त्म हो। ये दौर उसी वक्त ख़त्म होगा जब मुसलमान मुत्तहिद होकर एक जानिब वोट देंगे और अपनी क़यादत की तलाश करेंगे। तो हमारी गुर्बत का मजाक उड़ाया जा रहा है पूरी सियासत में। हमारा नहीं, सारे हिंदू मुसलमान जितने हैं बेचारे बदहाल। सियासत जो है मफाद परस्ती में आ गई है और हम सब अपने को चाहते हैं। और मुसलमानों में इत्तेहाद होता तो पूरे हिंदुस्तान के लीडर यहाँ बैठे होते हमारे पास। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी के मुताबिक 2017 में समाजवादी पार्टी को 45%, बहुजन समाज पार्टी को 19%, कांग्रेस को 19% और बीजेपी को 5% मुसलमानों ने वोट किया था। लेकिन इस मर्तबा का चुनाव काफी अलग हो सकता है। मुसलमानों के सामने कई मुद्दे हैं। इस मर्तबा वो अपनी हिस्सेदारी किस हद तक ले पाते हैं, देखना काफी अहम होगा। ये भी देखना होगा कि मुसलमानों की बड़ी आबादी किस पार्टी पर भरोसा जताती है और किसे अपना रहनुमा तस्लीम करती है। जो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के मसाइल में सब एक ही भाषा बोलते हैं, वो एक क्यों नहीं हो रहे हैं? उत्तर प्रदेश के 20% मुसलमानों से सब मुस्लिम सियासी जमातें कह रही हैं मुत्तहिद हो जाइए, और वो 8-7 सियासी जमातें उत्तर प्रदेश में। मैंने ओवैसी साहब को पिछली बार एक ख़त लिखा था कि आप आइए, मैं मुस्लिम सियासी जमात का विरोधी नहीं हूँ। जिस प्रदेश के अंदर जात पर, बिरादरियों पर, भाषा पर, क्षेत्र पर राजनीति हो रही हो, वहाँ मुसलमानों की सियासी पार्टी का मैं खैर मकदम करता हूं। लेकिन हर मुसलमान सियासी जमात अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना करके सिर्फ मुसलमानों के सौदागरी करना चाहते हैं तो बात अलग है, फिर हमें कोई हिस्सेदारी नहीं चाहिए। हमारी नुमाइंदगी क्या होगी, हमारा कायद होगा उस हुकूमत में? क्या आप अपने बराबर का हक हमको देंगे? हमको क्या दरिया देंगे कि वो बताएं? क्या आपकी हुकूमत बनने के बाद आप हमें अपना नायब वजीर आला उत्तर प्रदेश देंगे? उत्तर प्रदेश की सियासत में मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात आखिर कोई क्यों नहीं करता है, ये सवाल हमेशा से उठता रहा है। दरअसल मुसलमानों का कहना है कि जब राजनीति में उनकी हिस्सेदारी नहीं है तो उनके वोटों को लेकर क्यों राजनीति की जाती है। जिस तरह से जिनको उनका वोट चाहिए वो भी मुसलमानों को याद करते हैं और जिनको उनका वोट नहीं चाहिए वो भी इंतखाबी जंग में मुसलमानों को याद करते हैं। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू।
और गाजियाबाद डासना मसूरी असेंबली हलके में एमआईएम उम्मीदवार हाजी आरिफ की हिमायत में पार्टी सदर असदुद्दीन अवैसी ने पैदल मार्च किया और डोर टू डोर आवाम से वोट की अपील की। असदुद्दीन अवैसी ने सीएम योगी के गर्मी दूर करने वाले बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ जून में यूपी को शिमला बना देते हैं, लेकिन जून में ही लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे पाए। कि बीजेपी ने युवाओं को रोजगार नहीं दिया। खुद बीजेपी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था कि 70 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी और खुद कहते हैं 6 लाख को दिया। जब आज अनएम्प्लॉयमेंट 4.9% पहुंच चुका है। डेटा ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो ग्रेजुएट हैं, जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर हैं, जो टेक्निकल एजुकेशन होल्डर हैं, 50% से ज़ायद वो बेरोजगार हो चुके हैं। नौकरी की ज़रूरत है उनको। ये सब चीज़ें हैं। रातों में किसान जागता है कि कोई जानवर जाकर उसका खेत ना खा ले, और ये सब चीज़ें, मगर उसके बावजूद भी इन सब पर बात नहीं करेंगे बाबा। उनका एक्सपर्टीज जो है वो जिन्ना पर बोलते हैं और मई और जून में गर्मी पैदा करने की बात करते हैं। बाबा अगर मई जून में गर्मी पैदा कर रहे थे तो 2021 जून जुलाई में ऑक्सीजन नहीं दे पाए, गंगा पर लाशें बह रही थी, दवाएं नहीं मिली। तो ये अगर इनका ये सब चीजें हैं। और कानपुर की छावनी असेंबली हलके को उत्तर प्रदेश की हॉट सीटों में शुमार किया जाता है। यहां तकरीबन 45% मुस्लिम वोट हैं। ऐसे में सभी सियासी जमातें अपनी अपनी कोशिश में जुटी हुई हैं। 2017 में कांग्रेस लीडर सोहेल अख्तर कामयाब हुए थे। इस मर्तबा समाजवादी पार्टी से 70 अफराद ने छावनी सीट से टिकट मांगा था, लेकिन तीसरी मर्तबा भी समाजवादी पार्टी ने हसन रोमी को टिकट दिया है। हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने हसन रोमी से बातचीत की। उत्तर प्रदेश की कैंट विधानसभा सीट जो कानपुर में है, जो हॉट सीट बताई जाती है, अगर यहाँ बात की जाए, समाजवादी पार्टी से तकरीबन 70 लोगों ने आवेदन किया था। यहाँ पर हसन रूमी साहब को एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है और तीसरी बार उनको टिकट दिया है। पिछली बार गठबंधन की वजह से वो वॉकआउट कर गए थे और कांग्रेस का समर्थन किया था। इस बार फिर से एक बार प्रत्याशी के रूप में है। 15 साल से इस क्षेत्र में लगातार हैं। रूमी साहब, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? इस बार कैंट विधानसभा की जनता ने चुनाव अपने हाथों में ले लिया है। आदरणीय अखिलेश यादव जी के विज़न को और उनके 2012 से 17 में किए गए कामों से प्रभावित होकर 300 यूनिट बिजली फ्री, कन्या विद्या धन पेंशन योजना जो कि अब 3 गुना की जा रही है, लगभग 500 से 1500 की जा रही है, पुरानी पेंशन बहाली, लैपटॉप, इन सारी योजना जो समाजवादी सरकार में चल रही थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिया, उसको पुनः चालू कर कर उस जो सर्वे रिपोर्ट में जनता की मांग पे आने वाले प्रत्याशी की जो शक्ल देखी, उसमें मेरा नाम आया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, हृदय की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद देता हूं। उन्होंने यहाँ की जनता के मांगे जाने वाले प्रत्याशी को मैदान में उतारा। मैं उनकी कसौटी पे खरा उतरूंगा और जनता ने भी ये कहा है कि आपने मेरा पसंदीदा कैंडिडेट दिया तो मैं भी अखिलेश यादव जी को मायूस नहीं करूंगा। एक चीज़ और कि परसीमन जब हुआ 2012 में, तो यहाँ पर मुस्लिम वोटर जो है खास निर्णय फैसले में जो है निर्णायक होता है। इस पर आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर प्रत्याशी हैं और जो दूसरे दल हैं उन्होंने भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारा, उसका कोई असर पड़ेगा? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि बूथ में दूसरे वोट का कहीं कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलेगा आपको। अगर 500 वोट बूथ में पड़ेंगे तो 499 नहीं होंगे, 500 होंगे। अखिलेश यादव जी के चेहरे पर उनके किए हुए काम जो उन्होंने पहले किए और आने वाले दिनों में उस काम की बहाली का जो वादा किया है, उन बातों की वजह से ये 100% कहीं किसी का, क्या आप मुसलमान की बात करते हैं? हमारे नेता सर्व समाज के नेता हैं। हमारे नेता अगड़े पिछड़े नौजवानों, व्यापारियों, हर वर्ग के नेता। इस तरह से आपने देखा कि हसन रूमी साहब का साफ तौर से कहना है कि जो कानपुर की छावनी विधानसभा सीट है वो यहाँ पर हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से 70 आवेदकों में उनको कैंडिडेट बनाया गया है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। और आगरा में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपोजिशन को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि एसपी ने दागियों को टिकट दिया।
उन्होंने कहा कि यूपी को फसादात की आग में झोंक दिया गया था। भाइयों बहनों, सपा हो, लोकदल हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, ये सभी लोग जन आस्था के साथ तो खिलवाड़ करते ही थे, जनता को सुविधाओं से वंचित भी रखते थे। विकास कार्य ठप पड़े थे। विकास का मतलब सफाई का विकास, नौजवानों को रोजगार का मतलब सफाई को ही सारा चला जाता था, आगरा वंचित रह जाता था। आज तो आगरा को वायु सेवा से भी जोड़ दिया गया है। आज तो आगरा में मेट्रो का काम भी हो रहा है। अब तो हम लोगों ने आगरा में गंगा जल उपलब्ध करवा दिया है। और भाइयों बहनों, हर घर नल की योजना, हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी हमारी सरकार बहुत शीघ्र करने जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में पहले मरहले की पोलिंग के लिए तशहीर को लेकर सभी सियासी जमातों ने पूरा जोर लगा दिया और पार्टी के बड़े लीडरान दौरे करके अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के हक में वोट के लिए कैनवसिंग कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज मेरठ पहुंचे कांग्रेस लीडर हार्दिक पटेल ने कैंट असेंबली सीट से कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार रंजन शर्मा के लिए लोगों से वोट करने की अपील की। मीडिया से बात करते हुए हार्दिक पटेल ने बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और अमित शाह और योगी को मजहबी जज्बात भड़काकर वोट पोलराइज करने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया। राज्य और देश के इतने बड़े नेता को ये समझना चाहिए कि हमारा ये देश कभी भी धर्म के नाम पर नहीं चल सकता। हमारा ये देश मुद्दों के आधार पर चल सकता है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कितने नौजवानों को रोजगार मिला? क्या यहाँ का नौजवान अमित शाह जी से ये सवाल करेगा? क्या अमित शाह जी यहाँ के नौजवानों को ये बता पाएंगे कि मैंने इतने लोगों को रोजगार दिया है 5 साल में? क्या यहाँ की महिलाओं को ये बता पाएंगे कि मैंने आपको गैस सिलेंडर पे जो सब्सिडी देने का वादा किया था, लेकिन कई ऐसी गांव की महिलाएं जो फिर से लकड़ी से चूल्हे पर अपना खाना पका रही हैं? क्यों मुद्दे से हट रहे हैं आप? सालों से लोगों के बीच में झगड़ा कराने का ही तो काम भाजपा ने किया है। मैं तो आपके जरिए मेरठ की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि आप मुद्दों की राजनीति जरूर कीजिएगा। आप जब यहाँ का किसान लड़ा है, जब यहाँ का नौजवान लड़ा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने धारा 144 लगाई है। मैं आपके जरिए मेरठ के उन नौजवानों को, उन गाँवों को कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने आपके खिलाफ धारा 144 लगाई है, आज से आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ धारा 144 लगाइए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गाँव, चौराहे और आपकी सोसाइटी में आना बंद करवा दीजिए। और नोएडा में कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने डोर टू डोर कैंपेन किया और कांग्रेस उम्मीदवार पंखड़ी पाठक के लिए वोट मांगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि अब सियासत तरक्की के लिए होगी, लोगों के मफाद के लिए होगी और लोगों को बांटने के लिए नहीं होगी। हमारी नुमाइंदा रचना ने उनसे बातचीत की। प्रियंका गांधी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, जो नोएडा में चुनाव प्रचार कर रही है। मैम, आज से आपने डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया है और नोएडा की बात अगर करें तो रक्षा मंत्री के बेटे यहाँ से मौजूदा विधायक हैं। जी, मौजूदा नहीं है, विधायक है। यहाँ की समस्या सबसे बड़ी ये है कि जो विधायक है वो कभी यहाँ मौजूद नहीं होते हैं और जो हमारी उम्मीदवार है वो यहीं पे रहती है, सबकी समस्याओं को सुनती है, सबके पास जाती है। जिसने यहाँ पे जहाँ जहाँ समस्या होती है वो हमेशा यहाँ रहती है और कोरोना में भी सबसे ज्यादा काम किया है इन्होंने। मैम, आपने नारा दिया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और पंखुड़ी जी खुद लड़की हैं, यहाँ से लड़ रही हैं। लेकिन मैम, अगर हम लिस्ट की बात करें तो उतनी महिलाओं को तवज्जो नहीं दी गई है जितना कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारा दिया गया था। मतलब बिल्कुल नहीं, 40% महिलाएं हमारी उम्मीदवार। मैम, तो यहाँ पर किससे कड़ी टक्कर देख रही है? क्योंकि अगर देखें तो तुष्टीकरण की राजनीति भी देखने के लिए मिल रही है। पंखुड़ी लगातार कह रही है और हम कह रहे हैं कि विकास की राजनीति होनी चाहिए, जो आपकी समस्याओं को हल करे उसको आप वोट दो। और हम एक सकारात्मक तरह की राजनीति करना चाहते हैं, हम नकारात्मक बातें करना ही नहीं चाहते। ये थी हमारे साथ बात करने के लिए प्रियंका गांधी, जिनका कहना है कि हम सकारात्मक बातें करना चाहते हैं, नकारात्मक बातों के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और कांग्रेस हरियाणा की सदर और साबिक मरकजी वजीर कुमारी शैलजा ने अलीगढ़ आमद पर सहाफियों से बात करते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत की बुनियाद झूठ पर है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत 3 ज़रई कानून लाए, किसानों ने हुकूमत की मंशा समझी
और 1 बरस तक एहतजाज किया, जिसके नतीजे में हुकूमत को झुकना पड़ा और उन कवानीन को वापस लिया गया। आज बेरोजगारी, महंगाई और आवाम के लिए वादे सभी महाज पर हुकूमत नाकाम हुई है और आवाम को तमाम मुश्किलात का सामना है। इस दौरान अलीगढ़ के सीनियर कांग्रेसी लीडरान मौजूद रहे। चाहे हम किसानों के मुद्दों की बात करें, चाहे हम युवाओं के बेरोजगार की बात करें, चाहे हम बढ़ते हुए अपराध की बात करें, खास तौर से महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहे हैं उनकी बात करें, हर तरह से भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार, मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश को नीचे की ओर धकेला है, अंधकार की ओर धकेला है। बहुत इनके पास सुनहरा मौका था, जब केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार चाहते तो बड़े अच्छे भाईचारे से, प्यार से, सद्भाव से ये उत्तर प्रदेश को आगे लेकर जा सकते थे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं यूपी इंतखाबी जंग। उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर एक तरफ जहां सियासी लीडरान पार्टी बदल रहे हैं, वहीं आवाम की हिमायत भी दूसरी पार्टियों की जानिब मुंतकिल हो रही है। मुजफ्फरनगर जनपद की चरथावल असेंबली सीट से राष्ट्रीय लोकदल के लीडर सलमान जैदी इस मर्तबा टिकट की आस में थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। सलमान जैदी ने अब बीजेपी का दामन थामा है। साथ ही गुज़श्ता रोज बीजेपी लीडर संजू बालियान की रिहायशगाह पहुंचकर अपनी हिमायत का ऐलान किया है। जनपद में किसी विशेष समुदाय नहीं, सभी समुदाय में सारी हिस्सेदारी है भारतीय जनता पार्टी की, और खास करके जो अल्पसंख्यक समाज है वो पिछले काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी को वोट करता आ रहा है, लेकिन विपक्ष उस सारे वोट को इस प्रक्रियाओं से समाप्त करता है कि उसकी गिनती ना की जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, सब बुद्धिमान लोग बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग बैठते हैं, पूरी पृष्ठभूमि को समझते हैं, उन्हें मालूम है कि अल्पसंख्यक हमसे जुड़ा हुआ है। लेकिन पिछले वर्षों के मुकाबले जो 2022 का चुनाव है, इसमें एक बड़ी हिस्सेदारी अल्पसंख्यक समाज द्वारा की भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और 10 मार्च को आपको एक देखने को मिलेगा कि दोनों जनपद की 9 सीटों पर 10 से 15 हज़ार की संख्या में मुसलमान हर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहा है। और ये वोट राष्ट्रवाद के नाम पर है, महिला सुरक्षा के नाम पर है, कानून व्यवस्था के नाम पर है, और कोरोना के बाद जितनी विपत्तियां आई उसके बाद हर घर राशन, अमन चैन और सुकून, वैक्सीनेशन, ये सब उसी की देन है कि आज सभी लोग मुतासिर हैं और चाहते हैं कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ दोबारा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री। मंत्री जी, कुछ लोग अल्पसंख्यक आपके पास में, तो चेयर ब्लॉक प्रमुख भी थे, क्या मामला सर? पूर्व ब्लॉक प्रमुख और यहाँ से चरथावल विधानसभा प्रत्याशी रहे सलमान जैदी ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। और इसमें इस बार एक बात है कि कुछ वोट जाति और धर्म से अलग भी, कहीं ना कहीं 5 साल सरकार जो चली है उसके हिसाब से हमें वोट मिल रही हैं, और हमारा प्रयास है कि सभी वर्ग, सभी जाति और धर्म हमारे काम के आधार पर हमें वोट दें। कुछ नीतियों कारण वोट देंगे, और कई बार चुनाव में व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर भी वोट पड़ती है। अगर हमारे किसी से व्यक्तिगत संबंध है और वो अल्पसंख्यक समाज से आता है तो हमें वोट पहले भी देता है, इस बार भी देगा और आगे भी देंगे। कुछ पार्टी की नीतियों के कारण जो सरकार जैसे चली उससे प्रभावित होकर वोट देते हैं, कुछ व्यक्तिगत संबंधों से वोट देते हैं। योगी के नाम पर भी तो जब भी देंगे जब 5 साल कुछ अच्छे काम हुए होंगे, और मोदी जी के नाम पर इसलिए दे रहे कि 7.5 साल में मोदी ने अच्छे काम किए। तो अगर योगी और मोदी के नाम पर वोट देने हैं तो बेसिकली तो उनके जो डेवलपमेंट का काम रहा और जिस तरह से प्रदेश और देश को उन लोगों ने चलाया है, तो मैं तो मानता हूँ नाम जब भी होता है आदमी का, जब अच्छे काम करें तो कुछ अच्छे काम रहे होंगे। तो असली तो यह है कि काम के आधार पर वोट है, काम से ही तो नाम है। पिंकी एक सफाई मुलाजिमा थी जिसे हाथों से सफाई करने के लिए मजबूर किया जाता था। इज्जत नफ्स के लिए कोशिश करती पिंकी के लिए काफी सख्त लम्हा था। तभी पिंकी को एक स्कूल मिला जिसके बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। देखिए मिशन पानी की ये रिपोर्ट। स्वच्छता और पानी, 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 हमको बचानी है ये जिंदगानी। हमने वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज औरंगाबाद में शुरू किया है। ये एक पहल है सैनिटेशन वर्कर के लाइफ में चेंज करने की। 5 दिन के प्रोग्राम में हम इनको हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में सिखाते हैं, हाउस कीपिंग के बारे में सिखाते हैं, हाउस कीपिंग में क्या क्या यूज़ किया जाता है, क्या क्या केमिकल यूज़ किए जाते हैं, इस बारे में हम इनको बताते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं, सैनिटेशन और वाटर का कैसा एक दूसरे से संबंध है, इस बारे में हम बताते हैं। पहले मैं हाथ से अपना, मुझे हाथ साफ सफाई हाथों से करती थी, जो भी काम है हाथों से। मुझे हाथ में ज़रा प्रॉब्लम होता था,
मुझे झुके हो घर पहुँचनी, सब साफ़ सफाई करना, तो मुझे उसका जानकारी नहीं था। मुझे वर्ल्ड टॉयलेट का जब पता चला तो मैं उधर ट्रेनिंग लेने चले गई थी। कम से कम एक महीना कुछ मुझे लोग ट्रेनिंग दिए। फिर उसके बाद मैं थोड़ा उधर काम जॉब पे भी जाती थी और ट्रेनिंग मिली, तो उससे मुझे जानकारी मिला कि ये चीज़ ये हाथों से किया जाता है और ये चीज़ नहीं किया जाता है। इस तरह से ये प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया है, और ये सिर्फ प्रोग्राम को डिज़ाइन नहीं किया है कि उसके लाइफ में, उसके करियर में, उसके पर्सनल फैमिली में एक डिग्निटी वाला पार्ट कैसा हो। दैट इज़ द वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है ये प्रोग्राम का। महामारी में वर्ल्ड टॉयलेट से मुझे मदद मिली, तो वो मुझे अकाउंट में जब पैसा उनका आया तो वो फ़ोन करके बोले कि आपको मुझे हमने मदद की बोल के। तो उस टाइम मुझे यकीन नहीं आया था, तो मैं खुद जाके चेक कर तो मुझे 5,000 का उनसे मदद मिला। तो मुझे खुशी तो बहुत हुई थी कि उस टाइम किसी को मदद ना मिलते मुझे मिली। तो उस टाइम मैं छोटा मोटा मतलब कारोबार, मतलब दुकान, घर में खुद का एक शॉप खोली। बाहर के लेडीज़ जो आती सामान वामान लेते हैं, उनकी उधारी खाता है मेरे पास, तो उनको भी थोड़ी मदद मिली। आज उन लोग भी चाहे तो जो भी चीज़ इधर से लेके जाते, क्योंकि इधर पे बहुत सारी दुकानें जो किसको उधारी नहीं दे पा रहे, लेकिन इधर पे जैसा मेरे को मदद मिले चाहती हूँ लोगों को मदद मिले। स्वच्छता और पानी, पानी पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। यूपी इंतखाबी जंग में आज फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात। आदाब।